हाँ तो देखो अपन कर रहे थे, 12th चैप्टर कंप्लीट हो चुका था अपना, है ना। आज करेंगे अपन अध्याय त्रयोदश, दोष उपक्रमणीय। देखो अ, यहाँ पे देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा दोष उपक्रमणीय। दोष उपक्रमणीय है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपन बोलते हैं दोष उपक्रमणीय। ठीक है, तो अध्याय 13वां में क्या पढ़ेंगे अपन? ट्रीटमेंट ऑफ दोषा, इम्बैलेंस एंड आम। आम क्या होता है वो अपन जान लेंगे भाई। आम क्या होता है? आम चैप्टर नंबर 8 में अपन ने स्टडी किया था। क्या होता है आम, कौन बताएगा? सर अजीर्ण। इंडाइजेशन जो फूड होता है। हाँ, इंडाइजेशन जो फूड होता है, जो रस बनता है, अपक्व रस, ठीक है, वो आम है। तो इस चैप्टर में आम के बारे में स्टडी करेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ दोष, कि भाई दोषों का जो इनबैलेंस होता है ना, उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोष कितने हैं? 3। वात पित्त कफ, इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस अध्याय में त्रिदोषों की चिकित्सा, तो वात पित्त की चिकित्सा, उपचार का समय, भाई कौन से समय ट्रीटमेंट करना चाहिए, शाखा से कोष्ठ व कोष्ठ से शाखा में जाने का कारण वह लक्षण, भाई क्या लक्षण पैदा होंगे और क्या कारण है कि कौन जो दोष हैं शाखा से कोष्ठ में जाते हैं और कोष्ठ से शाखा में आते हैं। अब शाखा क्या है आपको पता है? कौन बताएगा शाखा क्या है? रक्त मांस में दस्ती सर मज्जा शुक्र। रक्त मांस मेद अस्थि अस्थि ये वाला सर। ओके और सर करेक्ट। त्वचा। अब देखो शुक्र। इस अध्याय में अपन दोषों की चिकित्सा तो पढ़ेंगे ही। उपचार का समय, भाई कौन से समय में ट्रीटमेंट करना चाहिए, शाखा से कोष्ठ व कोष्ठ में शाखा में जाने का कारण, मतलब कौन जा रहा है? दोषों के, मतलब दोषों के शाखा से कोष्ठ व कोष्ठ से शाखा में जाने का कारण व इसके लक्षण क्या है। आम व निराम दोष चिकित्सा, कि भाई आम की चिकित्सा क्या है और निराम की चिकित्सा क्या है। वह औसत सेवन काल, अब देखो क्वेश्चन आता है औसत सेवन काल, तो बच्चे पूछते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमको तो कभी पढ़ा है नहीं। तो औसत सेवन काल अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताया, तो आचार्य भागवत के अनुसार यहाँ पे पढ़ेंगे कि औषधि का सेवन कब कब करना चाहिए। तो 10 औषधि सेवन काल बताएं, वो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 2 क्लासों में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज एक क्लास लेते हैं, छोटी क्लास लेंगे आज, और अगली वाली क्लास होगी जो कल वाली, वो पूरा हो जाएगा और एक चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। अब करेंगे, पहला है दोषों की चिकित्सा, मतलब त्रिदोषों की चिकित्सा में वात दोष की चिकित्सा, मैनेजमेंट ऑफ वात। अगर वात की व्याधि है तो क्या करोगे? अब देखो कुछ मत रटो, अब तक अपन ने जो 12th चैप्टर में पढ़ा था ना, वही नॉलेज आएगी, उसमें कुछ भी नया नहीं है, वो सारी चीज़ें आएंगी। स्नेहन, आपको पता है वात का गुण क्या है? रुक्ष। रुक्ष के विपरीत चिकित्सा करेंगे, स्नेहन करो। स्वेदन, वात का गुण क्या है? शीत, इसके अपोजिट चिकित्सा करो, स्वेदन। और मृदु संशोधन, मृदु संशोधन का मीनिंग क्या है? कि शरीर का शुद्धिकरण करो हल्के लेवल पे, मतलब जो एक तो होता है हाई तीक्ष्ण संशोधन, एक होता है मृदु, मतलब देखो 3 दिन 5 दिन 7 दिन संशोधन करना होता है। 3 दिन करो, 5 दिन करो, 7 दिन करो, मतलब अपन को 3 दिन करना है। तो मतलब कम लेवल पे संशोधन करना है। मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करो, ये आप जानते हो, मधुर अम्ल लवण रस के सेवन से वात का समन होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। अब देखो अभ्यंग, मर्दन और वेष्टन व त्रासन और सेक, अब समझो इनको। अभ्यंग करने से क्या होता है? अभ्यंग यानी क्या होता है? तेल की मालिश करना। तो तेल की मालिश करते हैं अपन, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि अभ्यंग करने से वात का नाश होता है, मर्दन करने से वात का यस सर। नाश होता है। वेस्टर्न, अब ये वेस्टर्न क्या है? वेस्टर्न यानी पट्टी बांधना। अपन किसी एक पर्टिकुलर विशेष स्थान को पट्टी से बांधते हैं, पट्टी करते हैं ना, डॉक्टर पट्टी करता है, इसी तरीके से अपन पट्टी लपेटते हैं, मतलब कपड़ा लपेटते हैं, तो उससे उससे क्या मिलता है अपन को? उष्णता मिलती है। तो उष्णता मिलने से वेस्टर्न से भी वात की चिकित्सा होती है। त्रासन, त्रासन यानी क्या होता है? डराना। किसी व्यक्ति को डराओगे ना आप, अचानक से ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तेरे ऊपर हमला हो गया, कि जैसे नकली सांप किसी के ऊपर छोड़ दिया अचानक से, अपन डराते हैं ना, पीछे से बच्चे डराते हैं। अब बचपन में गेम तो खेले होंगे डराने वाले, कोई राक्षस वाली फोटो लगा के चेहरे पर बच्चे को डराते हैं, तो वो उससे भी वात का क्षय होता है। अब ये क्या लॉजिक है? अब इसका पीछे तो मेरे को यही समझ में आता है कि भाई जो अपन डराते हैं ना, उससे क्या होता है? हार्ट बीट, जो अपना रक्त का संचालन है ना, बहुत तेज होता है, उससे क्या शरीर में गर्मी पैदा होती है, उससे भी मतलब वात का क्षय होता है। सेक, सेक आप समझते हो एक तरीके से सेकना, अपन आग से सेकते हैं शरीर को, उससे भी वात की चिकित्सा होती है, मतलब उष्णता मिल रही है। मद, गुड़ से बनी हुई, मतलब जो शराब होती है ना, जो अगर गुड़ से शराब बनाई है, मतलब गुड़ होता है ना अपन जो खाते हैं, अगर उससे शराब बनाई है तो वो भी वात का क्षय करेगी। स्निग्ध व उष्ण वस्ती,
स्निग्ध क्यों है? क्योंकि रुक्षता के विपरीत काम करे इसलिए स्निग्ध। उष्ण क्यों है? क्योंकि शीत के विपरीत काम करे इसलिए स्निग्धता प्लस उष्णता दोनों गुणों युक्त वस्ती लगाएं। वस्ती क्या होता है? एक तरीके से एनीमा। अपन चैप्टर नंबर 18 में वस्ती के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नहीं, चैप्टर नंबर 19 या 18 वमन विरेचन वस्ती, तो 16-17 1900 चैप्टर है। हाँ, 1900 चैप्टर में पढ़ेंगे बस्ती के बारे में। तो स्निग्ध व उष्ण बस्ती लगानी चाहिए। मतलब जो कंटेंट होते हैं ना, जो अपने एनएस मार्क से अपनी बॉडी में प्रवेश कराते हैं, वो स्निग्ध होने चाहिए और उष्ण होने चाहिए। ठीक है, ताकि शरीर को उष्णता मिले और स्निग्धता प्रदान हो। दीपन पाचन से सिद्ध स्नेह। दीपन पाचन, दीपन यानी क्या होता है? अग्नि को दीप्त करने वाले। पाचन यानी क्या होता है? ये जो पाचक अग्नि को बढ़ाए, जठराग्नि को बढ़ाए। ठीक है, नहीं, दीपन यानी जो अग्नि को दीप्त यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाले, और पाचन यानी भोजन को पचाने वाले से सिद्ध स्नेह, कि ऐसे स्नेहों का सेवन करो, कि ऐसे घी तेल का सेवन करो जिसमें दीपन पाचन औषध मिलाई गई हो। अब बताओ, कुछ याद करने का है, कुछ रटने का है कि नहीं? अब बताओ, इसमें कुछ नहीं है रटने का, सब पहले पढ़ चुके हैं अपन 12 चैप्टर तक। यस या नो बताओ मुझे, कोई नई चीज थोड़ी आई अभी। यस सर। अब देखो विशेषता। अब विशेषता में क्या होता है कि मिश्रित रस। मिश्रित रस क्या है? मेंदूर मांस रस। ये क्या है? सुअर का मांस। सुअर के मांस के सेवन से भी वात का क्षय होता है। मांस से क्या होता है? शरीर को स्निग्धता मिलती है, उष्णता मिलती है। तो सुअर का मांस क्या होता है? गर्म होता है। आपको पता है कि सुअर के मांस से गर्मी आती है शरीर में। ठीक है, जो व्यक्ति मटन चिकन खाता है, जो मांसाहारी व्यक्ति है, उसको पता है कि सुअर के मांस खाने से गर्मी आती है। और आपने विरुद्ध आहार क्रम में पढ़ा होगा, चाहे सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, कि सुअर के मांस के साथ आपको गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पे सुअर के मांस, मतलब विशेषता वात की चिकित्सा में सुअर का मांस बताया गया है। तेल, आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, सर्वश्रेष्ठ क्या है वात की चिकित्सा के लिए? तेल। तेल। तो लिख दिया तेल। और अनुवासन वस्ती, ये तो था समन के लिए तेल, और जो वस्ती होता है वो किसके लिए है? संशोधन के लिए, मतलब शोधन चिकित्सा। तो अनुवासन वस्ती सर्वश्रेष्ठ है। तो विशेषता है भाई, ये तीन चीज तो आपको करनी है, मिश्रित रस, तेल और अनुवासन वस्ती, मतलब ये श्रेष्ठ चिकित्सा है ये। अब बताओ, कुछ मुझे लगा कि भाई कुछ आपको अलग से बताया। सब 11 से ले, मतलब जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर से 12 तक आए ना, वही पढ़ा है। तो स्नेह संवेदन मृदु संशोधन आपको कैसे लिखना है एग्जाम में? कि व्यक्ति का स्नेहन कराना चाहिए, व्यक्ति का संवेदन कराना चाहिए, व्यक्ति का मृदु संशोधन कराना चाहिए, व्यक्ति को मधुर अम्ल लवण रस का सेवन कराना चाहिए, रोगी को अभ्यंग मर्दन कराना चाहिए, रोगी का वेष्टन व त्रासन कराना चाहिए, रोगी को गुड़ से बनी हुई शराब पिलानी चाहिए, रोगी को दीपन पाचन से सिद्ध स्नेह का सेवन कराना चाहिए। अब विशेषतः रोगी को सुअर का मांस का सेवन कराना चाहिए, तेल का सेवन कराना चाहिए, तेल से मालिश करनी चाहिए, और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे आपको लिखना है। आप ऐसे मत लिख के आ जाना सीधा सीधा, ये नोट्स है, आपको एग्जाम में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। देखो, जो मेरे नंबर आए ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी जो रिजल्ट आया ना, सब ने अच्छा लिखा था। मेरे दोस्त मुझसे भी बहुत ज़्यादा टॉपर है पढ़ने में, मतलब बहुत आगे, मैं तो बहुत पीछे हूँ ना। लेकिन जो लिखने का तरीका है ना, उसकी वजह से मेरे नंबर ज़्यादा है। तो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, उससे टीचर को नंबर काटने का मौका ही ना मिले। आप ऐसे लिखोगे ना, रोगी, मतलब वात की चिकित्सा में रोगी का स्नेहन कराना चाहिए, दूसरा पॉइंट रोगी का संवेदन कराना चाहिए, फिर तीसरा पॉइंट रोगी का मृदु संशोधन कराना चाहिए। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे ना, तो नंबर कटेंगे नहीं, पूरे नंबर आएंगे, और पेज का पेज बढ़ता है। समझ रहे हो ना बात को कैसे? तो जो प्रेजेंटेशन का तरीका है आपका, जो प्रेजेंट करते हो वहाँ पे, वो अच्छा होना चाहिए। तो वात की चिकित्सा हो गई कि नहीं हुई? यस या नो? आगे बढ़ू? सर यस। इसमें ये चिकित्सा जो है सर, बात वृद्धि के लिए है या बात की क्षय के लिए है सर? ये वात वृद्धि की चिकित्सा होती है। मोस्टली जो चिकित्सा होती है ना, वृद्धि की है। क्षय हो गया तो मतलब एक तरीके से कफ बढ़ गया, मतलब क्षय हो गया तो इसका मतलब यही हुआ कि कफ बढ़ गया, तभी तो बात का क्षय हुआ। अपन ने वात के क्षय के लक्षणों में समझा था कि भाई कफ वृद्धि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहां पे कफ वृद्धि वाली चिकित्सा कर दो, ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। समझ रहे हो?
ओके वात का सर। क्षय होने का मतलब है कि कफ की वृद्धि हो गई, इसलिए वात का क्षय हो गया। तो कफ वृद्धि वाली चिकित्सा कर दो, ऑटोमेटिक वात बैलेंस में आ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इस तरीके से ये वृद्धि वाली चिकित्सा यस है सर। मोस्टली, वात की प्रकोपित अवस्था की चिकित्साएं ये सारी। अब देखो पित्त की चिकित्सा, ये भी पित्त की भी प्रकोपित अवस्था की चिकित्सा है। मैनेजमेंट ऑफ पित्त, घृतपान। पहले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि घी जो पित्त के समन के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? घी है, अपन ने पढ़ा था ना, यस या नो? भाई ठीक है, वात के यस लिए सर। तो तेल है, पित्त के लिए घी है, और कफ के लिए शहद है। यस या नो पढ़ा था ना अपन ने? तो घृतपान कराओ। मधुर और शीतल द्रवों से विरेचन। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ शोधन चिकित्सा विरेचन होती है। तो मधुर और शीतल द्रवों से, कि जो मीठे हों, जो मधुर रस युक्त हो, वो ठंडे हो, ऐसे द्रवों का सेवन कराने के बाद में उसका विरेचन कराना चाहिए। ठीक है। कषाय तिक्त मधुर रस का सेवन, कषाय तिक्त मधुर रस के सेवन से पित्त की चिकित्सा होती है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी? केटीएम, कषाय तिक्त मधुर, केटीएम की चिकित्सा बताई थी मैंने, मतलब केटीएम से याद रख लो इसको, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। के टी एम, कषाय तिक्त मधुर से पित्त का नाश होता है, मतलब जो पित्त बढ़ा हुआ था ना उसका नाश होता है। तो कषाय तिक्त मधुर रस से, कषाय तिक्त मधुर रस का सेवन कराना चाहिए पित्त वृद्धि की चिकित्सा में। मैंने बताया था केटीएम लिखाया भी हुआ है उस समय, यस या नो लिखाया था ना? देखो आपको तो भूल गए यस होंगे, सर। लेकिन मुझे याद है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। रात्रि के प्रथम पहर की चांदनी, जो रात्रि के प्रथम पहर की चांदनी है, मतलब एक तरीके से 10 के मतलब 12, 10 से 12 के बीच में, फिर मध्यम पहर और फिर अंतिम पहर आता है, 3 पहर होते हैं ना। तो जो प्रथम पहर की जो चांदनी आता है ना, चांदनी में क्यों, चांदनी से क्या होती है? शीतलता मिलती है। आपको पता है कि चंद्रमा क्या प्रदान करता है? बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। तो पित्त प्रकोप में बॉडी को क्या चाहिए? शीतलता ही तो चाहिए, ठंडापन ही तो चाहिए। तो रात्रि के प्रथम पैर की चांदनी भी बॉडी को ठंडा प्रदान करेगी, शीतलता प्रदान करेगी, इसलिए पित्त दोष की चिकित्सा में उपयोगी है। कपूर, कस, चंदन लेप और मणि धारण, ये ऐसी चीज़ें हैं। देखो चंदन क्या होता है? शरीर को ठंडा रखता है, कस भी शरीर को ठंडा रखता है, और ये कपूर और मणि धारण से क्या होता है? ये ऊष्मा का अवशोषित कर लेते हैं, जो जो आपके शरीर से गर्मी है ना उसका अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मणि धारण आया। तो आपको क्या लिखना है कि कपूर, कस और चंदन लेप का सेवन कराएं, या फिर मतलब कस का सेवन कराएं और चंदन पूरी बॉडी पे लपेटें, मतलब पूरी चंदन का जो लेप बना के है ना, अपन उसको चंदन की लकड़ी को घिस करके जो लेप तैयार करते हैं उसका पूरी बॉडी पे लेप लगाएं, जिससे बॉडी को शीतलता प्रदान हो और जो पित्त प्रकोपित हुआ था वो शांत हो जाए। साथ में व्यक्ति को मणि धारण कराएं। मणि धारण क्यों करवाते हैं? ताकि शरीर की ऊष्मा अवशोषित हो जाए इन मणियों में। विशेषता आपको पता है, घृतपान, दूध और विरेचन। यहाँ पे दूध आया है पित्त की चिकित्सा में। आपको पता है पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, उनका कोष्ठ क्या होता है? मध्यम होता है। पहले चैप्टर पे जाओ, पित्तज प्रकृति वाले व्यक्तियों का कोष्ठ क्या होता है? मध्यम होता है। मतलब नहीं, मध्यम नहीं होता, वो होता है बिल्कुल निम्न होता है, जिसको तुरंत विरेचन हो जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा भी दूध पीते हैं ना, तो इसलिए उनका विरेचन हो जाता है। थोड़ा सा जो 3 प्रकृति होती हैं, कोष्ठ, क्रूर, एक तो क्रूर कोष्ठ होता है, सर, एक मध्यम सर कोष्ठ, मृदु, हाँ मृदु, मृदु कोष्ठ। मृदु कोष्ठ। देखो क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ। जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, जो मृदु कोष्ठ होते हैं ना, यस या नो? जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं, उनमें विरेचन शीघ्रता से हो जाता है। तो यही है कि भाई घृतपान कराओ। घृतपान अपन ने देखा ही है कि वही विशेषता पहले चैप्टर में पढ़ा। दूध से भी किसका नाश होता है? पित्त का नाश होता है। ठीक है। और विरेचन, विरेचन तो आप जानते ही हो कि शोधन चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है। अब विरेचन क्या होता है, कौन बताएगा? कि एनस मार्ग से अपनी जो पूरी शरीर की गंदगी है ना, जो उसको बाहर निकालना एक तरीके से। ठीक है। सर अब बस्ती और विरेचन में क्या अंतर रहता है सर? देखो वस्ती में अपन जो औषधियाँ हैं वो जो एनएस मार्ग से प्रवेश कराते हैं। ठीक है, एनएस मार्ग से औषधियों को
प्रवेश कराते हैं अपने पक्वाशय में, या फिर जहाँ पे मूत्राशय में, जहाँ पे बस्ती देनी है उस जगह पे। तो अपन देखो, एक तो कंटेंट प्रवेश करा रहे हैं, और विरेचन में क्या होता है कि अपन मुंह से कोई औषधि खा सेवन करते हैं ताकि विरेचन हो जाए, ताकि लूज मोशन हो जाए। आप इसको ऐसे समझो, अपन मुंह के माध्यम से कोई ऐसी औषधि, ऐसी टैबलेट ऐसे सेवन करते हैं जिससे कि अपन की जो गंदगी है जो एनएस मार्ग से बाहर हो जाए। एक तरीके से लूज मोशन लगवाते हैं विरेचन में। और बस्ती में क्या होता है कि अपन ऐसी मेडिकेटेड औषधि एनएस मार्ग से प्रवेश कराते हैं, समझ रहे हो। फिर उसको बाद में निकाला जाता है। पहले खुद प्रवेश कराएंगे, फिर वो निकलेगी, तब पूरी गंदगी को साथ में लेके बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो ना, अंतर है दोनों में बहुत। अभी अपन ठीक चैप्टर है सर। पढ़ेंगे ना बमन विरेचन बस्ती, 19वां और 18वां, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो, कफ दोष की चिकित्सा, मैनेजमेंट ऑफ कफ, विधि पूर्वक दिया तीक्ष्ण बमन। आपको पता है पहले चैप्टर में कि भाई बमन क्या है, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है कफ के लिए। यस सर। यस और सर। यहाँ पे देखो विरेचन भी है, तो बमन के बाद में विरेचन करवाते हैं, ठीक है। तो पहले बमन होता है, फिर बमन के बाद में थोड़ी शुद्धि के लिए विरेचन भी करवाते हैं कफ दोष की चिकित्सा में, ये बात ध्यान रखना। तो अपन जब वो करते हैं ना, स्टडी करते हैं बमन विरेचन, तो इसीलिए पहले बमन करते हैं, बाद में विरेचन स्टडी करते हैं, क्योंकि पहले बमन कराने के बाद में विरेचन कराया जाता है। तो इसलिए साथ में लिख दिया कि विधि पूर्वक दिया तीक्ष्ण बमन। तीक्ष्ण मतलब बार बार, जब तक पूरा कफ बाहर नहीं निकले, ठीक है। अपने मुख मार्ग से जो उल्टियां करते हैं ना, एमेसिस करते हैं, एक तो होती है रोग, छर्दी बोलते हैं उसको, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब व्याधि के रूप में। एक होता है जो डॉक्टर प्रेरित करवाता है, वो होता है बमन, ठीक है। बस इतना सा ही अंतर है दोनों में, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये डॉक्टर के निर्देश में होती है, डॉक्टर करवाता है जानबूझ के, एक प्रोसेस है शुद्धिकरण का, उसको बोलते हैं बमन, ठीक है। उसमें कफ बाहर निकलता है, उसके बाद में विरेचन कराया जाता है। तो विरेचन नॉर्मल कराया जाता है और बमन तीक्ष्ण कराया जाता है। तो बमन बार बार कराया जाता है और विरेचन एक बार ही कराया जाता है। रुक्ष, तीक्ष्ण, अल्प और उष्ण भोजन। रुक्ष भोजन करोगे तो कफ का नाश होगा, क्योंकि भोजन को रूखा मतलब अपने शरीर को रूखा बना देगा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण भोजन करोगे तो क्या करेगा, जो कफ चिपका हुआ था ना अपने बॉडी पे, उसको छुड़ा देगा ताकि वो बाहर निकल जाए। अल्प, अल्प भोजन करोगे तो मतलब एक तरीके से मतलब लघु भोजन करने की बात कर रहा है। लघु भोजन से क्या होता है, एक तरीके गुरु के विपरीत हो गया ना, तो अल्प भोजन करो। उष्ण, जो कप की शीत अवस्था है उसके विपरीत है, तो उष्ण मतलब कप को पिघला के बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कटु तिक्त कसाय रस, कप का नाश करते हैं, आप पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। पुराण मध्य, पुराण मध्य यानी पुराना शराब, जो मतलब 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, जो सालों साल पुरानी हो, जितनी पुरानी शराब उतनी श्रेष्ठ। आप पढ़ते हो, आप ये जानते हो, टीवी में देखते हो कि ये 100 साल पुरानी शराब है, जितनी पुरानी शराब वो कफ की चिकित्सा में श्रेष्ठ है। सर मेरा तो सर कफ को बढ़ाती है सर। क्या बोले आप। सर जो शराब होती है वो कफ को बढ़ाती है ना। यहाँ पे देखो पुराण लिखा है, पुरानी शराब जितनी ही पुरानी होती जाएगी उतनी श्रेष्ठ होती जाएगी, ठीक है। सोम रस बन जाता है, तुम्हें पता है ना, 100 साल पुरानी और 1000 साल पुरानी अमृत के समान हो जाती है शराब। वो फिर हर तरीके से काम करती है, हर तरीके से यूज ले सकते हो, और उससे अच्छी मेडिकेट औषधि है ही नहीं फिर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहले ही लिख दिया पुराण, यानी पुरानी हो, तो 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 25 साल पुरानी हो, समझ रहे हो। तो वो धीरे धीरे अमृत के यस समान होती सर। जाती है, जितनी पुरानी होगी उतनी ही अमृत के समान बनती जाएगी। तो फिर हर दोष की चिकित्सा में काम आती है वो। रात्रि जागरण, अगर रात्रि जागरण करोगे तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो मतलब कफ की चिकित्सा हो जाएगी ऑटोमेटिक, रात में जगो। व्यायाम करो, व्यायाम करने से क्या होता है, कफ दोष जो जमा हुआ था, बढ़ा हुआ था, वो नष्ट हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। रुक्ष उपचार, रुक्ष उपचार का मतलब ये है कि भूखे रहो, प्यासे रहो, ठीक है, मेहनत करो, एक तरह से शरीर में रुक्षता पैदा करो उत्पन्न, कि धूप में खड़े हो, धूप में खेल रहे हो, ठीक है, खाना नहीं खा रहे हो, प्यास से पीड़ित, मतलब प्यास लग रही है फिर भी पानी नहीं पी रहे हो टाइम से, एक तरीके से शरीर को रूखा बना दो। अब रूखा बनाओगे तो ऑटोमेटिक शरीर में जलयांश बढ़ा हुआ था, कफ बढ़ा हुआ था, उसका अवशोषण होगा, उसका अवशोषण होगा तो ऑटोमेटिक कफ कम पड़ जाएगा। चिंता करना, अगर कोई व्यक्ति चिंता कर रहा है, दुख में है, टेंशन है किसी बात की, तो भी कफ दोष की चिकित्सा हो जाती है।
कोई व्यक्ति मान लो ज़्यादा मोटा हो रहा है ना बैठा बैठा, तो उसके मन में कोई टेंशन डाल दो कि अगर तू बेटा ज़्यादा मोटा हो गया ना, तेरा हार्ट अटैक खा के तू मरेगा। अब इस बात की उसके मन में बैठा दो, वो चिंता कर करके सूख जाएगा। बोलते हैं ना चिंता करने के बाद सूख गया, अरे तू कितनी चिंता करता है। तो कब दोष की चिकित्सा है चिंता करना भी, ठीक है। अब देखो विशेषता है, बमन विशेषता में आएगा क्योंकि मुख्य चिकित्सा है। यूज, यूज क्या है कौन बताएगा? कि मूंग के 18 गुना पानी को उबालकर जब आधा पानी रह जाता है, ठीक है, मतलब दालों के छान कर जो पानी तैयार होता है ना, वो यूज कहलाता है। तो वो भी कफ दोष की चिकित्सा में उपयोगी है। मधु, अपन मधु को तो भूल ही नहीं सकते ना, कि शहद का सेवन श्रेष्ठ समन औषध क्या है कफ की? शहद ही तो है। मधु। तो मधु यानी शहद। मेदनाशक द्रव्य, अब ऐसी औषधियाँ लो जिससे जो फैट जमा हुआ आपकी बॉडी में वो कम हो, ठीक है, मतलब दीपन पाचन वाली औषधियाँ। धूमपान, धूमपान करने से वात बढ़ता है, ठीक है, तो वात बढ़ेगा तो मतलब कफ का चिकित्सा हो जाएगी। गंडूस, गंडूस करने से भी कफ की चिकित्सा होती है। उपवास, उपवास क्या होता है? मतलब भूखे रहना, व्रत करना, जैसे एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, व्रत कर रहे हो, तो उससे भी कफ की चिकित्सा होती है, ठीक है। दुखी रहना, मतलब चिंता में आ गया, दुखी, और दुखी रहने टेंशन लेने से व्यक्ति के कफ की चिकित्सा हो जाती है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति में जो कफ जमा होता है ना, वो दूर हो जाता है। तो ये हो गई वात पित्त कफ तीनों दोषों की चिकित्सा, ठीक है। अब करेंगे दोषों का संसर्ग होने पर उपचार।